अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप? उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे, खुश होंगे और हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें। मेरा नाम है रहमान अनवर और मैं हूं मोहम्मद और मैं हूं ज़फर इकबाल। और भाई देखने जा रहे हैं मेजर साहब की वीडियो। बहुत इंटरेस्टिंग आज का वही टॉपिक है। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। तो करते हैं वीडियो स्टार्ट। कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो। तुमने मजहब बेच दिया अपना। कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश? यहूदियों के साथ ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है आखिर। मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं, फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरवारी और आप देख रहे हैं द चाणक्य डायलॉग्स। इस वीडियो को लाइक करिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलिएगा। अच्छा दोस्तों, एक तो यू टर्न होता है, यू टर्न का बाप होता है, और एक होता है यू टर्न के परदादा, परदादा का भी परदादा। बड़ा पाकिस्तान ने वो यू टर्न ले लिया। आज तक जो पाकिस्तान यहूदियों को उल्टा सीधा बोल रहा था, यानी कि जूस को उल्टा सीधा बोल रहा था, एंड पाकिस्तान इज वन ऑफ द फ्यू कंट्रीज इन द वर्ल्ड वेयर एंटी सेमिटिज्म इज वेरी कॉमन। सड़क पर जाइए, दे स्पीक बैडली अबाउट एवरीबडी, बट स्पेशली अबाउट ज्यूज। मैं आपको फिर बता रहा हूं, आप ध्यान से सुनिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट न्यूज है। बहुत कम ऐसे पाकिस्तानी हैं, बहुत कम, मतलब मैं कह रहा हूं लाखों करोड़ों में कोई एक होगा बंदा जो मीडिया के सामने, सोशल मीडिया के सामने यह बोलेगा कि हां, यहूदियों के साथ भी हमारी दोस्ती होनी चाहिए। ये इजराइल से क्यों नफरत करते हैं, मैं आपको बता दूं, फिर मैं खबर पे आऊंगा। आपको एक परिपेक्ष, एक कॉन्टेक्स्ट होना बहुत जरूरी है दोस्तों। आपको एक पता होना चाहिए कि हो क्यों रहा है, ये पीछे ड्रामा क्या चल रहा है। पाकिस्तानी इजराइल से नफरत इसलिए नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है ना। ये कहते हैं पाकिस्तानी, जो ये झूठ बोलते हैं, राइट, कि हम इजराइल को इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करेंगे। यू नो, पाकिस्तानियों के पासपोर्ट पे लिखा रहता है कि ये हर एक मुल्क के लिए वैलिड है, सिर्फ इजराइल के लिए वैलिड नहीं है, राइट। ये पाकिस्तानी पासपोर्ट पे आप जाके गूगल पे चेक कर सकते हैं। हर एक पाकिस्तानी पासपोर्ट पे ये लिखा है कि आप इस पासपोर्ट से इजराइल नहीं जा सकते। ये इजराइल का वजूद मानते ही नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं क्यों। तो दोस्तों, पाकिस्तानियों का ना, जिसको कहते हैं कॉल ऑफ फेम, जिसको आप लोग हिंदी में कहते हैं ना कथनी और करनी, इसमें फर्क है। मुंह से क्या बोलते हैं, साहब हम इजराइल को इसलिए कबूल नहीं करते, इजराइल को हम इसलिए रिकॉग्नाइज नहीं करते क्योंकि फिलिस्तीन का मामला है। यानी कि हजारों किलोमीटर दूर इजराइल ने, जो पाकिस्तानी कहते हैं कि जी फिलिस्तीन का टेरिटरी का मामला है और एक आर्ग्यूमेंट है, एक उनके ऊपर जुल्म कर रहे हैं XYZ, इसलिए हम उनको नहीं मानते। तो फिर भाई पाकिस्तानियों, यही चीज तो तुम भारत के लिए भी कहते हो कि भारत कश्मीर में जुल्म करता है कश्मीरियों के ऊपर, राइट? सही है गलत है? कहते हो ना। इजराइल के साथ आपने कितनी जंगें लड़ी पाकिस्तानियों, ये बताओ, कितनी जंगें लड़ी इजराइल के साथ? अरे तुम तो गए भी नहीं हो वहां पे। भारत के साथ 4 जंगें लड़ी, 1947, 1965, 1971 और 1999 कारगिल, ठीक है। इसके अलावा कश्मीर में टेररिज्म, पंजाब में टेररिज्म, 26/11, पार्लियामेंट अटैक, अक्षरधाम टेंपल अटैक, 1993 बॉम्ब ब्लास्ट दाऊद इब्राहिम कास्कर, और ऐसी अनेकों चीजें। यानी कि भारत के साथ इतना कुछ हुआ। और कश्मीर में तो एक्चुअली वो जो लड़ाई है वो है क्या, वो दैट एंटायर फाइट इज अबाउट कश्मीर। जब पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, और पाकिस्तानी क्या कहते हैं, मकबूजा कश्मीर कहते हैं कि ऑक्यूपाइड कश्मीर, इलीगली इंडियन ऑक्यूपाइड कश्मीर ऐसा पाकिस्तानी बोलते हैं जो हमारा कश्मीर है। तो भाई आपका और हमारा मान लीजिए कि जमीन का झगड़ा है, लेकिन आपका इजराइल के साथ तो कोई भी झगड़ा नहीं है। कोई है झगड़ा पाकिस्तानियों इजराइल के साथ? आप तो कभी गए नहीं जहां पे जिनसे बात नहीं करी, उनसे झगड़ा कैसा? अब दोस्तों आप समझ गए बैकग्राउंड पूरा। यानी कि भारत के साथ पार्टीशन भी हुआ, भारत का हिस्सा था, भारत का इतनी जंगें लड़ी, सब कुछ था, लेकिन भारत के साथ इनके डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हैं। भारत के साथ डिप्लोमेटिक कांटेक्ट हैं। भारत से लोग आते हैं जाते हैं, पाकिस्तान से वो वीजा जब ठीक हो जाता है तो आते जाते, सब कुछ है। इजराइल के साथ जीरो।
कभी कोई सीक्रेटली चला गया तो चला गया, जीरो। लेकिन इजराइल को नहीं मानते। यह मामला धार्मिक है, इसका मजहब से ताल्लुक है, इसका फिलिस्तीन से कोई ताल्लुक नहीं है। और यही पाकिस्तानियों को बताया गया है डे वन पे कि यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद और नसारा की साजिश है, राइट। ये उनको डे वन से बनाया गया है, यहूद और हनूद, यहूद और नसारा, इस पे सारे पाकिस्तानी घोड़े पे चढ़े रहते हैं। अब मैं ये पूरा बैकग्राउंड आपको क्यों दे रहा हूं भाई? व्हाट इज योर इंटरेस्ट? आप कहेंगे साहब ये हमें मेजर साहब क्यों स्टोरी सुना रहे हो? मेजर साहब इसलिए स्टोरी सुना रहे हैं क्योंकि एक बहुत बड़ा फाइनेंशियल ग्लोबल पावर हाउस है जिसका नाम है द रॉथस्चाइल्ड कंपनी। ओके, अब हम मुद्दे पे आते हैं, मेन मुद्दे पे। द रॉथस्चाइल्ड कंपनी जो है वो यहूदियों की कंपनी है। और जब मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूं, उनके टॉप 2-3 अफसर पाकिस्तान के साथ, फाइनेंस मिनिस्टर के साथ मिल रहे हैं इस्लामाबाद में। ठीक है, वो मुल्क जहां पे, अच्छा, रॉथस्चाइल्ड का इजराइल के साथ कुछ लेना देना नहीं है, मैं आपको वाज़ेह तौर पे बता दूं। दे आर नॉट इजराइलीज, बट इजराइल इज द ओनली जूइश स्टेट। और यहां पे जो नफरत है वो इजराइल के लिए इतनी नहीं है पाकिस्तान में, वो यहूदियों के लिए है। इट इज स्पेसिफिकली फॉर जूज, इट इज जू हेट्रेड इन पाकिस्तान। अच्छा, मैं ये कहना चाहता हूं कि रॉथस्चाइल्ड पाकिस्तान में, अब पाकिस्तान उनके सामने घुटने टेक रहा है, और वही यहूदी जिनको पाकिस्तान हिट करता था, आज उनके सामने दामन फैला रहा है कि कुछ दे दे बाबा, ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे। आप समझ रहे हैं स्टोरी? जिनके खिलाफ आप जहर उगलते थे, उनसे आप भीख मांग रहे हो। तो क्या कैरेक्टर बना आपका? आप बताइए क्या कैरेक्टर बना? और ये देखिए, ये कल डिबेट भी हुई थी, तो कल पाकिस्तानी डिनाई कर रहे थे, नहीं ऐसा कुछ नहीं, ऐसा थोड़ा है कि हमने कुछ पैसे ले लिए, कोई रॉथस्चाइल्ड वाला कोई मामला नहीं है। ये पाकिस्तान का देखिए एक ऑफिशियल पाकिस्तान का ये एक स्टेटमेंट है, प्रेस रिलीज है पाकिस्तानी गवर्नमेंट का, और यहां पे क्लियरली कहता है कि रॉथस्चाइल्ड वाले आए हैं और इशाक डर जो इनका फाइनेंस मिनिस्टर है उनसे मिल रहे हैं। पाकिस्तानियों, मैं तुमसे पूछना चाहता हूं एक बात, मेरे जितने भी पाकिस्तान भाई बहन हैं, मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक बात, कहां गई वो बातें यहूद और नसारा की साजिश, यहूदियों के साथ दोस्ती नहीं हो सकती, यहूद फलाना, यहूद ढिमका, कहां गया? बेच दिया। तहरीक लबैक पाकिस्तान को छोड़ दिया इनके पीछे। फ्रांस वालों ने हजरत मोहम्मद साहब के खिलाफ बात करी है, हम उनसे बात नहीं करेंगे। तुमने, वो पहले बोल रहे थे कि इनको निकालो यहां से, फ्रांस के एम्बेसडर को, तुमने फ्रांस से पैसे ले लिए $310 मिलियन लिए। यार कुछ तो शर्म कर लो यार, कुछ तो शर्म कर लो, तुमने मजहब बेच दिया अपना, कुछ तो शर्म कर लो पाकिस्तानियों। और तहरीक लब्बैक पाकिस्तान वाले, तहरीक लब्बैक या रसूल अल्लाह पाकिस्तान, जो अपने बड़े छाती ठोक के कहते हैं कि हम इस्लाम की हिफाजत के लिए अपने बच्चों की जानें कुर्बान कर देंगे। मैं लब्बैक वालों से पूछ रहा हूं, तुम कहां गए? कौन से बिल में छुप गए? तुम्हें नहीं पता? यहूदियों के खिलाफ जहर उगलते हो, यू स्प्यू पॉइजन अगेंस्ट द जूज, एंड टुडे यू आर द पीपल हु आर बेगिंग इन फ्रंट ऑफ जूज। Why? Let me tell you why. Because you know that the Jews are winners. They've reached that place through hard work, through technology, through focus, through industry, through science and technology, through research. That is why you want to now befriend the Jews after abusing the Jews for so many years. Today, when you're in a problem, you're looking at Rothschild. Have the courage to say, we will not take money from Jews. Have the courage, if you have the moral courage, say it, but you will not say it. You have taught hatred to your children. And today, when you have nothing to eat, you are going begging to Jews. मैं तो इजराइल का बहुत बड़ा दोस्त हूं. I'm a friend of Israel. I'm a friend of the Jews. But I just want to call out Pakistani hypocrisy. I want to call out Pakistani hypocrisy. India stands with Israel. And I, Major Gauravari, I stand with Jews all over the world. It does not matter if you're from Israel, you're from America, you're from Africa, you're from India, or any other country. I stand with Jews, always and every time, under any condition. I'm a friend of Israel. But I just want to ask Pakistanis, what happened to your foreign policy? What happened to Yahud और नसारा की साजिश? क्या हुआ भाई? Fish. पैसा देखा मुंह में पानी आ गया? हद हो गई यार। अच्छा दोस्तों, एक और चीज है, एक शोएब अख्तर का बयान आया है। मैं वैसे क्रिकेट में मुझे इतना नॉलेज नहीं है, बट जब हम क्रिकेट खेलते थे तो मतलब वही गली मोहल्ले की यार, टेनिस बॉल वाली क्रिकेट, हमने कौन सा तीर मारा क्रिकेट में, लेकिन
हमारे टाइम पे तो इमरान खान और ये सब बॉलर हुआ करते थे, मैं पाकिस्तानी बॉलर्स की बात कर रहा हूं, फिर शोएब अख्तर बाद में है। तो शोएब अख्तर का एक कमेंट है बाबर आजम के लिए, और ये बड़ा फनी कमेंट है। शोएब अख्तर का ये कमेंट है कि बाबर आजम को, कि बेसिकली शोएब अख्तर बार बार ये बात बोलते हैं कि हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती। कभी शोएब अख्तर ने ये नहीं बोला कि हमारे प्लेयर्स को क्रिकेट बोलनी नहीं आती, तो हमारे प्लेयर्स को इंग्लिश बोलनी नहीं आती, और इंग्लिश बोलना बहुत जरूरी है। देखिए, मैं नहीं मानता कि इंग्लिश बोलना जरूरी है, ठीक है, इट्स अ लैंग्वेज। चाइनीज नहीं बोलते इंग्लिश, वर्ल्ड की सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी नहीं बोलते, जर्मन्स नहीं बोलते इंग्लिश, रशियंस नहीं बोलते इंग्लिश, जापानीज नहीं बोलते इंग्लिश, पोर्चुगीज नहीं बोलते, स्पेनिश नहीं बोलते, ये फर्स्ट वर्ल्ड कंट्रीज की बात कर रहा हूं, नहीं बोलते वो लोग। स्विस नहीं बोलते, इटालियंस नहीं बोलते, नहीं बोलते, नहीं बोलते, ठीक है। तो इंग्लिश को इतना हुआ क्यों बनाते हैं? और मेरी पाकिस्तानियों से एक शिकायत है, ठीक है, ये प्रॉब्लम इंडिया में भी है, ठीक है ना, ये सिर्फ पाकिस्तान की प्रॉब्लम नहीं है, ये भारत में भी प्रॉब्लम है। अरे यार उसको इंग्लिश नहीं आती बोलने, तो क्या हुआ अगर उसको इंग्लिश नहीं आती बोलने, तो बिग डील। तो शोएब अख्तर को यह नहीं कहना चाहिए बाबर आजम को कि तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलने। शोएब अख्तर को बाबर आजम को यह बोलना चाहिए कि बेटा तुम्हें उर्दू नहीं आती बोलने, जो तुम्हारी नेशनल लैंग्वेज है तुम वो ठीक से नहीं बोल पाते। देखिए, मैं आपको बताता हूं उर्दू के बारे में जो आप लोगों को नहीं पता है, समथिंग अबाउट उर्दू आई विल टेल यू। उर्दू इज ऑल्सो अबाउट डिक्शन, इट इज अबाउट प्रोनाउंसिएशन। एक उसका फील है, एक उसका फ्लो है। पाकिस्तानी जब उर्दू बोलते हैं ना, लगता है झूठ बोल रहे हैं। तो शोएब अख्तर साहब, आपको यह नहीं बोलना चाहिए कि बाबर आजम तुम्हें इंग्लिश नहीं आती बोलनी, तुम मीडिया के सामने इंग्लिश नहीं बोल पाते। बाबर आजम ठीक से उर्दू नहीं बोल पाता, आप खुद ठीक से उर्दू नहीं बोल पाते। स्पेशली इन पाकिस्तानी पंजाब, यू हैव मर्डर्ड उर्दू, आपने कत्ल कर दिया उस लैंग्वेज का। हम ऐसा कर रहे हैं, हम घर गए थे। आपके टीवी एंकर्स देखिए कितनी बदसूरत उर्दू बोलते हैं, इट इज अनरिकॉग्नाइजेबल। आप जब उर्दू बोलते हैं ना, तो लखनऊ में लोगों की दिल की धड़कनें तेज हो जाती है कि यार क्या बकवास चल रही है। सो प्लीज डोंट से कि बाबर आजम को इंग्लिश नहीं आती बोलनी। बाबर आजम को यह बोलिए कि बेटा पहले तो उर्दू सीख, अंग्रेजी बाद में सीखना, वो तो फॉरेनर्स की जबान है, पर आपकी तो नेशनल लैंग्वेज है उर्दू। आपकी नेशनल लैंग्वेज। आप देखिए पाकिस्तान में कुछ लोग अच्छा बोलते हैं, ऐसी बात नहीं है। आफ्टर ऑल फैज अहमद फैज एंड हबीब जालिब एंड ऑल दीज पीपल, हफीज जलंधरी, ये तो पाकिस्तान के ही थे ना, दे पाकिस्तानी सिटीजन्स एंड दे स्पोक फैंटास्टिक उर्दू यार। बट ये तो माइनॉरिटी में है, मेजॉरिटी को देखिए। और ये ऊपर से कह रहे हैं तुम्हें अंग्रेजी नहीं आती बोलने। अरे पहले अपनी जो जबान है अपने मुल्क की वो तो सीख लो ठीक से। उर्दू आती नहीं बोलनी, अंग्रेजी के पीछे लगे हुए हैं। एनीवे, ये हाँ, शोएब अख्तर कह रहे हैं कितना मुश्किल है इंग्लिश सीखना। ये बाबर आजम को वो कर रहे हैं, तंज कस रहे हैं उसके ऊपर कि भाई कितना मुश्किल है। आखिर मुझे देखो, मैं तो प्रोफेसर हूं इंग्लिश का, मैं तो बचपन से इंग्लिश बोल रहा हूं। अरे ये कौन सी बात होती है यार, अंग्रेजी कौन सी, इट्स नॉट अ बिग डील। जो जिस माहौल में रहता है वो सीख जाता है। बाबर आजम को माहौल नहीं मिला, बट हाँ, बाबर आजम को उर्दू का माहौल तो मिला था, और शोएब भाई आपको भी उर्दू का माहौल मिला था। आप खुद नहीं बोल पाते उर्दू ठीक, मैंने आपको देखा बोलते हुए, ठीक है। आप पहले अपनी जबान ठीक से बोल लीजिए, अदरवाइज स्टिक टू पंजाबी और पश्तो और सिंधी, वट एवर इज योर मदर टंग। उर्दू का कत्ल ना करें आप लोग ना पाकिस्तानी। अच्छा जी, एक बड़ी अच्छी खबर है जो मैं आपको फिर वापस इंटरनेशनल अफेयर्स में जाऊंगा। बड़ी इंटरेस्टिंग न्यूज है कि अमित शाह जी जो होम मिनिस्टर इंडिया के, ऑनरेबल होम मिनिस्टर, उन्होंने बोला है कि 3 से 4 साल के अंदर आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट नागालैंड से खत्म हो जाएगा। आई वेलकम दिस न्यूज। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको बता देता हूं, आर्म फोर्सेस स्पेशल पावर्स एक्ट खत्म हो जाएगा, और वहां पे दिस इज अ स्टेप टुवर्ड्स नॉर्मलसी। एंड मुझे ऐसा लगता है इस पूरी चीज के अंदर असम राइफल्स जो है फोर्स, इसमें देखिए आर्मी ने भी काम करा है, इसमें सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ने काम करा है। सबसे पहला जो हमें जिसको कहना चाहिए श्रेय देना चाहिए, जो हमें क्रेडिट देना चाहिए, वो नॉर्थ ईस्ट के लोगों को, नागालैंड के लोगों को, द पीपल ऑफ नागालैंड। आई थिंक दे मस्ट बी सल्यूटेड फर्स्ट, द पीपल ऑफ नागालैंड, राइट। और इसके अंदर और भी प्लेयर्स हैं, इंडियन आर्मी है इसके अंदर, राइट। और इसके अंदर असम राइफल्स का बहुत जबरदस्त काम। मैं तो आप लोगों से बोलूंगा कि गो टू द इंटरनेट एंड रीड अबाउट असम राइफल्स। जबरदस्त फोर्स है, जबरदस्त, मजा आ जाएगा। आप पढ़ेंगे ना उसकी क्या हिस्ट्री है और क्या क्या काम करें असम राइफल्स ने। असम रेजिमेंट की बात नहीं कर रहा मैं,
वो अपने आप में एक जबरदस्त रेजिमेंट है। असम राइफल्स है, वो अलग है, इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स। इट इज ऑफिसर्ड बाय आई मीन इन द सेंस दैट द ऑफिसर्स आर ऑन डेपुटेशन फ्रॉम द इंडियन आर्मी। वो भारतीय सेना से ऑफिसर जाते हैं वहां पे। इट्स अ पैरामिलिट्री फोर्स और होम मिनिस्ट्री के अंदर आती है वो फोर्स। मैं असम राइफल्स की रेजिमेंट से कंफ्यूज मत करिएगा, असम राइफल्स। उसने बहुत बड़ा किरदार निभाया। तो अगर आफ्सपा हट जाता है, आई थिंक इट्स अ वेलकम स्टेप। एंड आई थिंक ये जितने भी फोर्सेस हैं और सिविल एडमिनिस्ट्रेशन है, खासतौर से लोग नागालैंड के, उनको मेनी मेनी कॉन्ग्रेचुलेशन। 3-4 साल के हट जाएगा। और ये एक और खबर आई थी कि दे आर रिमूविंग राष्ट्र राइफल्स फ्रॉम कश्मीर वैली। तो और आर्मी को भी वहां से हटा रहे हैं। क्या प्लान है सरकार का ये मुझे पता नहीं, लेकिन जैसे ही मैं रिसर्च करूंगा, पता लगेगा, मैं जरूर आपके पास दोबारा आऊंगा और आपको बताऊंगा इसके बारे में कि कश्मीर में क्या हो सकता है, इससे हटने से क्या चीजें हो सकती हैं, इसके प्लसेस और माइनसेस क्या हो सकते हैं। राइट, अब रूस पर आ जाते हैं दोस्तों। व्लादिमीर पुतिन ने न्यूक्लियर वार्निंग यूक्रेन पे दे दी है। द एलिट्स ऑफ द वेस्ट डू नॉट हाइड देयर पर्पस, बट दे कैन नॉट फेल टू रियलाइज दैट इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट रशिया ऑन द बैटलफील्ड। तो ये भाई इन्होंने एक व्लादिमीर पुतिन ने एक बोल दी बात और बोला था कि न्यूक्लियर आर्म्स कंट्रोल ट्रीटी है, जिसमें यह था कि दोनों एक दूसरे का न्यूक्लियर वेपन स्टॉकपाइल चेक कर सकते हैं। उन्होंने इससे विड्रॉल कर लिया। एलिजिंग दैट द यूनाइटेड स्टेट्स वाज टर्निंग द वॉर इनटू अ ग्लोबल कॉन्फ्लिक्ट, पुतिन सेड दैट रशिया वाज suspending participation in the new START treaty, its last major arms control treaty with Washington. Signed by then US President Barack Obama and his Russian counterpart Dmitry Medvedev in 2010, the treaty caps the number of strategic nuclear warheads that the countries can deploy. कितने nuclear warheads आप deploy कर सकते हैं। Also, I think checking भी था, मैंने पढ़ा था इसके बारे में कि checking भी था इसके बारे में कि आप check कर सकते हैं, लेकिन रशिया ने unilaterally withdraw कर दिया और रशिया ने बोला है कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, आप हमें जंग की तरफ धक्का दे रहे हैं और ज्यादा। किस तरीके से? ऐसे रशिया ने बोल दिया अमेरिका को कि आप और वेस्ट यानी कि पश्चिम के जितने भी देश हैं, ये मामला यूक्रेन और रशिया का था। अब आप सब लोग मिल गए तो आपने क्या कर दिया कि जो कंफ्लिक्ट का स्कोप था ना, उसको वाइडन कर दिया। आप इसको एक वर्ल्ड वॉर बनाना चाहते हैं, आप सिर्फ रशिया और यूक्रेन तक इसको नहीं करना चाहते। इसीलिए भारत न्यूट्रल रहा है इसमें, क्योंकि भारत को पहले पता लग गया था, मोदी सरकार को पता लग गया था कि बॉस ये जो फ्लाइट है ना, ये कौन सा डायरेक्शन में जा रही है। अब उसमें जर्मनी कूद गया, इसमें फ्रांस कूद गया, इसमें फलाना कूद गया, ढिमका कूद गया, सब जा रहे हैं वहां पे, सब बोल रहे हैं लड़ो लड़ो। खुद बंदे नहीं भेज रहा कोई। आप समझ रहे हैं? मैं फिर ये नहीं कह रहा कि रशिया ने ठीक करा यूक्रेन के अंदर घुस के। आई एम नॉट जस्टिफाइंग द रशियन अटैक ऑन यूक्रेन, दैट इज देयर इंटरनल मैटर। आई एम नोबडी टू कमेंट। मैं कोई नहीं होता बोलने वाला। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं, यूक्रेनियंस के पास जमीन पर लड़ने वाला, इन्होंने अपने स्पेशल फोर्सेस एडवाइजर्स भेजे हैं, इतना तो मुझे पता है। They have sent Delta Force, they have sent Green Berets, they have sent Navy SEALs, SAS भेजी है वहां से और दुनिया भर के लोग भेजे हैं जो सिविल ड्रेस में इनके साथ मिले हुए हैं। That is all right, that is one part of it. But मर कौन रहे हैं? यूक्रेनियंस मर रहे हैं। उसके बारे में कोई बात नहीं कर रहा कि जंग कैसे रोकनी है, लड़ाई कैसे रोकनी है, इसके बारे में बहुत कम। उसमें से भारत एक है जो कह रहा है कि जंग रोको सबसे पहले। यार ये सब फालतू की बातें बाद में होंगी, सबसे पहले हथियार नीचे डालो, टेबल पे आओ, आराम से गहरी सांस लो, बात करो, बातचीत से मसला सॉल्व करो। ये लोग क्या कह रहे हैं कि they are not talking about peace, they are talking about further arming Ukraine, not realizing that this will damage Ukraine far more than it will damage Russia. ये लोग क्या कर रहे हैं, मुझे बुरा भी लगता है यूक्रेनियंस के लिए, ये यूक्रेनियंस के कंधे पर रख के बंदूक चला रहे हैं। यूक्रेनियंस अपनी कंट्री डिफेंड कर रहे हैं, वो एक अलग बात है, दैट्स अ सेपरेट मैटर। अमेरिका को अगर इतना फिक्र है यूक्रेन की, जर्मनी को इतनी फिक्र है, फ्रांस को इतनी फिक्र है, तो यूक्रेन में अपने ट्रूप्स भेजिए ना। नेटो क्यों नहीं एक्टिव हो रहा, मैं ये जानना चाहता हूं। द नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन ये एक्टिव क्यों नहीं हो रहा? नेटो के पास तो ट्रूप्स हैं, हजारों लाखों की तादाद में ट्रूप्स हैं, भेजो यूक्रेन में, बोलो रशिया से लड़ो ना। क्योंकि ये भी चाहते हैं कि लड़ाई यूक्रेन से बाहर ना फैले, हमारे बंदे ना मर जाए यार, हमारे घरों में लाशें ना आए, यूक्रेनियंस को मरने दो। तो ये ड्रामा वहां से चल रहा है। रशिया मान नहीं रहा, न्यूक्लियर ट्रीटी से वो विड्रॉ कर गया, तो दुनिया भर के ड्रामे चल रहे हैं। मुझे लग रहा है 2023 में मामला खत्म हो जाएगा। लेकिन जब तक ये खत्म होगा ना, तब तक बहुतों की जान लेकर जाएगा और अरबों खरबों डॉलर का इंफ्रास्ट्रक्चर डिस्ट्रॉय हो चुका होगा। 2-3 दिन के बाद पहली एनिवर्सरी है, ये आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था, आई थिंक 24 तारीख को शुरू हुआ था ये पिछले साल, और 24 वापस आ रही है, तो आप देख लीजिए। ग्लोबल टाइम्स, चाइना बीच में कूद गया। चाइना कहता है कि बीबीसी रोज शोज इंडिया कैनॉट ट्रस्ट द वेस्ट।
ये जो बीबीसी वाला मामला है, जो मोदी जी के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाई थी, चीन इसके बीच में कूद गया है। ग्लोबल टाइम्स जो है चाइना का सबसे बड़ा अंग्रेजी का अखबार है और माउथपीस है वो कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का, क्योंकि चाइना में देयर इज नथिंग कॉल्ड फ्री विल। द चाइनीज पीपल, गुड पीपल, आई हैव सम फ्रेंड्स अमंग्स द चाइनीज whom I can say that they are my friends, lovely people, very hospitable, but there is nothing called free will in China. They don't have their own personal opinion. Everything is controlled. ग्लोबल टाइम्स भी वैसे ही माउथपीस है कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना का। ग्लोबल टाइम्स ये कहता है कि as the BBC has also actively interfered in the country's internal affairs to push goals which were likewise ideological and geopolitical, with the broadcaster also taking a self-righteous position in response to criticism. The BBC can't be trusted and India's authorities are correct to label it as colonial propaganda. Acha. In the days of reform and opening up, in particular from the 80s to the early 2000s, वो कहते हैं कि West once had a similar attitude. ये पूरी रिपोर्ट है। Or though India is not a communist state, the Western public opinion of India is closer to that of China in these earlier eras. As a country that has been poorer, India is not viewed in threatening terms, but seen as on a journey to become like the West and therefore needs the West leadership and guidance. ये ग्लोबल टाइम्स ने एक बोला है कि वेस्ट ऐसा सोचता है। पहली बात तो मैं ये बता दूं कि यार देखो, ग्लोबल टाइम्स, you are as big an enemy of India as the BBC. I don't say BBC is an enemy, वो प्रोपेगेंडा बीच में करता रहता है, बट ग्लोबल टाइम्स डेफिनेटली यूर एन एनिमी। तो हमें मत सिखाओ यार कि बीबीसी के साथ कैसे डील करना है, ठीक है? हमें मत सिखाओ। एक प्रॉब्लम हुई गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और बीबीसी के बीच में और तुम कूद पड़े गिद्ध की तरह फायदा उठाने के लिए। हम संभाल लेंगे बीबीसी को, बेटा तुम चिंता मत करो, तुम्हारे पापा बैठे हैं, पापा संभाल लेंगे, राइट? प्रॉब्लम कहां पे है? प्रॉब्लम ग्लोबल टाइम्स की है कि ग्लोबल टाइम्स का खुद का किरदार देखिए, चाइना का किरदार देखिए। ये वही लोग हैं जिन्होंने गलवान में आके झड़प करी थी, यही लोग हैं जो तवांग में आए थे, यही लोग हैं जो और जगह आए थे। दौलत बेग ओल्डी के सामने आंखें दिखा रहे हैं, कभी ट्राई जंक्शन में आंखें दिखा रहे हैं, कभी अपने पेंगोंगसो लेक के आसपास जो फिंगर्स वाला एरिया है वहां पे पेट्रोलिंग पॉइंट्स के ऊपर, अक्रॉस द लाइन ऑफ एक्शन कंट्रोल। बीबीसी ने क्या करा? एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है, टाइट कर दिया बीबीसी को। कर देंगे आगे और भी टाइट कर देंगे बीबीसी को। बैन करना होगा बैन भी कर देंगे। पहली बार नहीं हो रहा, कांग्रेस टाइम पे भी एक बार बैन हो चुकी है बीबीसी, और हमने तो अभी बैन नहीं करा, बट देयर इज अ प्रेसिडेंस ऑफ आस्किंग बीबीसी टू गेट आउट। वी कैन आस्क देम टू गेट आउट अगेन, देयर इज नो प्रॉब्लम। भारत कौन मना करने वाला है? लेकिन बॉस आप ग्लोबल टाइम्स, भगवान के लिए आप तो ज्ञान मत दो यार। चाइना करेंटली इज द बिगेस्ट वायलेटर ऑफ ह्यूमन राइट्स आफ्टर नॉर्थ कोरिया इन द वर्ल्ड। आई मीन पाकिस्तान जो तो करता है, पाकिस्तानी जो है वो बहुत अच्छे सेंटा क्लॉज टाइप के लगते हैं इन फ्रंट ऑफ चाइना। तो चाइना आप तो मत ही ज्ञान दो हमें, हम बीबीसी मैनेज कर लेंगे बॉस, आपके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। अच्छा जी, एक और खबर है। इस तो जैसा वीडियो देख रहे थे मेजर साहब की, तो सबसे पहले तो उन्होंने सही टॉपिक पर आने से पहले एक मिसाल तो दी थी भाई कि ये सारे काम तो इंडिया के साथ हम करते हैं, मतलब कि जो इंडिया के साथ क्लैश है, जो भी मतलब कश्मीर वाला भी है, जंगें भी हुई हैं, अभी भी लड़ाई है, तो उनके साथ ये कभी मसला नहीं हुआ कि उनको ऐसा भी किया जाए जैसे इसराइल को बैन किया हुआ है। ये को मुझे बताएं हाँ भाई, आप दोनों में से। नहीं, वो एक जो है ना वो मजहबी लड़ाई इन्होंने बनाई हुई है मज़हब के तौर पे। रिलीजन को जो है ना, जिस तरह हम हमेशा कहते हैं कि हर काम में जो है ना हमने रिलीजन को इन किया हुआ है, तो सारी बात है ये चीज़ें फिर फेस तो हमें करनी पड़नी है। और शुरू से जो एक दो पीढ़ियाँ हैं उनको सिखाया यही गया है। तो उस हवाले से आप देख लो ना कि पीछे भी जो भी आ रहा है उसने भी ज़ाहिर बात है अपनी सियासत चमकाने के लिए इस चीज़ को फ्रंट लाइन के ऊपर रखना होता है। आप जिस तरह लास्ट इमरान खान की देख लें, उसने जो है ना वो तकरीबन 1-1.5 साल यही शोशा जो है ना वो छोड़ता रहा कि मेरे ऊपर दबाव है कि आप इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, आप इसराइल को एक्सेप्ट कर लें, क्या मैं इसराइल को एक्सेप्ट कर लूँ। बड़े बड़े बयान जारी किए गए, यहाँ तक कि अमेरिका में जब गया था तो वहाँ पे उसके जो है ना वो इंटरव्यूज़ इस चीज़ के ऊपर करवाए गए कि भाई आप बताएं मैं क्या करूं, मैं ये करूं, मेरे पास मैं मजबूर हूं, मुझे जो है ना वो एक फोर्स कर रहे हैं। तो लिहाजा जो है ना ये एक स्टार्ट में ये लॉलीपॉप जो है ना वो दे दिया जाता है। तो इसको लेके जो है ना वो सारे चल रहे हैं। या थोड़ा सा ये मतलब इसमें को थोड़ी बेहतरी लाने की कोशिश करता है, तो दूसरा उसके ऊपर फोकस करके इस चीज़ को जो है ना वो हाईलाइट कर देता है कि ताकि जो है ना वो ये मामला अवाम की नज़र में वो मासूम बना रहे। लिहाजा ये चीज़ें जो है ना वो थोड़ी अब ज़रूर एज ए कंट्री अगर देखें बेनिफिट को, तो फिर ये चीज़ों को जो है ना वो थोड़ा
छोड़ना होगा या इनसे पीछे हटना होगा। तो यही एक मुल्क के लिए बेहतर है। अब देखो उसमें आपके सामने है तरकश, आप अरबियों से भी सीख लें, अरबियों से भी आप बड़े जो है ना वो मुसलमान हैं, तो लिहाजा जो है ना वो कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनको जो है ना वो आप इग्नोर नहीं कर सकते, उनके साथ चलना पड़ता है। देखा जाए ना भाई, ये मामला कुछ और ही मुझे लगता है। ये नहीं कि एक मज़हब को उसमें बीच में डाल देते हैं कि इसराइल यहूदियों के साथ दुश्मनी है, लेकिन यकीन करें आपको इतने मतलब ने ये इन्होंने स्टोरी एक रखी हुई है कि हम दुश्मन है, हमारा मुल्क है इसराइल, वो यहूदी हैं इसलिए हैं, लेकिन पैसे तो आप फिर से उधर मांग रहे हैं। लेकिन मुझे नहीं लगता ये जो पाकिस्तान के लीडर हैं या पाकिस्तान के लीडर खासकर जो एक पार्टीबाजी होती है, वो मुझे नहीं लगता कि वो एक इस्लाम को मानते हैं या एक इस्लाम के नज़रिए पर चलते हैं। ऐसी कोई उनमें बात नहीं है, क्योंकि आप लब्बैक वालों को देख लें, जब फ्रांस से पैसे नहीं मिले थे, हम ऐसे भाई ऐसा कर देंगे, हम वैसा कर देंगे, हम बाल चीर देंगे, हम सीना चीर देंगे, लेकिन जब उन्होंने पैसे दिए ठप हो गया हर चीज़, कोई कुछ नहीं। मुझे नहीं लगता कि ये ना तो ये मतलब कि एक मतलब कि इस्लाम का बस लेक्चर देते हैं, एक फ्रंट लाइन पर रखते हैं लोगों को एक मतलब कि गुमराह करने के लिए, ना इस्लाम ऐसे लोगों को मतलब कि इजाज़त है कि ये हिफाजत करें। और लोग भी हैं, क्योंकि ये भागते हैं पैसे के पीछे। अब जब भी फ्रांस से पैसे मिले ये सब चुप हो गए। अब देखो ये एक मतलब कि अब भी पैसे ही मांग रहे हैं। यहूदियों को मतलब जो नफरत करते हैं यहूदियों के साथ, कोई बोला है बंदा? अभी लास्ट जो है ना इन्होंने ना हमें दिया थी एक डेडलाइन दी थी कि अगर पेट्रोल बढ़ता है ना तो हम पूरा पाकिस्तान बंद कर देंगे वाले, हाँ TLP वालों ने। लेकिन वो पेट्रोल बढ़ा है ना, कोई आज तक मैंने बंदा देखा इधर सड़क पर, ना कोई है। उन्होंने फिर डेडलाइन दी, फिर नहीं आया। असल में ना उनके पास फिर पैसे खत्म हो गए हैं, ठीक है। अब वो बहाना ढूंढ रहे हैं कि कोई ऐसा बहाना बने कि हम गवर्नमेंट के अगेंस्ट भी ना जाए और हमें पे जो है ना वो पैसे मिल जाए, क्योंकि अब ये इस गवर्नमेंट के अगेंस्ट जाते हैं ना तो ये है ही इनकी अपनी, इन्होंने इनको पैदा किया हुआ है, इन्होंने जो इनके पीछे हैं। तो ये मतलब ये है कि ये अब जो है ना वो एक बहाना ढूंढ रहे हैं, और ये उनको जो है ना वो थोड़ा सूट नहीं आया, क्योंकि उनको पता है कि ये उन्होंने पैसे बढ़ा दिए। इन्होंने कहा कि अगर 10 से ऊपर बढ़ाएंगे तो यहाँ तो भाई उन्होंने 35 एक दफा बढ़ा दिए तो 22 एक दफा बढ़ा दिए हैं। तो इन्होंने कहा था 10 से ऊपर अगर बढ़ाते हैं तो हम पूरा मुल्क जो है ना उसको बंद कर देंगे। तो आपने ऐसे ना ऐसे मतलब कार्ड खेलते हैं, पैसे उनके पास खत्म हो चुके हैं, लिहाजा उन्होंने दो आए थे एक कार्टून की तरह बैठे हुए थे, पता नहीं कोई बंदा देखता भी है नहीं उनको। उन्होंने बोला कि भाई हम आपको वार्निंग दे रहे हैं, इस टाइम आप पेट्रोल की कम करें ना, पेट्रोल नहीं तो हम ऐसा कर देंगे, हम सड़कों पर निकल आएंगे यार, हम यहूदी हमारे दोस्त बन जाएंगे, हमने पैसे ही उधर से मांगने। उनके पास दरअसल पैसे खत्म हो गए, पैसे खत्म है और मसला भाई पैसे वो जो है ना रखवाले हैं इस्लाम, हमें तो भाई अब हमें सब चीज खुलकर पता है, हर चीज उनका कितना है कि वो है, कितना है कि नहीं वो करते। इसलिए आप पैसे खत्म हो गए तो बस थोड़ा बात है कि मामला उछालेंगे, गवर्नमेंट फिर आगे फेंकेगी, फिर चुप हो जाएंगे। ऐसे ही उनके चलता है, दाढ़ियाँ रखी हुई हैं और हम ऐसा कर देंगे वैसा, ऐसे नारे लगाते हैं आगे सड़कों पर, पता नहीं शर्म भी आती है कि नहीं आती। जो बात एक डिफाइंड करने वाली होती है वो उर्दू में भी बोल रहा हूँ एक जो बात डिफाइंड करने वाली होती है वो तो भाई एक चुप कर बैठ जाते हैं, जैसे उनको सांप सूंघ गया। जब तब यार ये सब मिले गुले एक बात नहीं करता है इन पर। आप बात कर रहे हैं, अगर उनकी बैकग्राउंड हिस्ट्री के ऊपर थोड़ा सा आप जाए ना गहराई में, तो ये कोई सियासी जमात नहीं है जस्ट इसको जो है ना वो ब्लैक मेलिंग के लिए जो है ना वो प्रोड्यूस किया गया हुआ है, ठीक है। पहले क्या होता था कि पहले जब ये पिछली हुकूमत इन्हीं की थी, नवाज शरीफ की, शहबाज शरीफ वगैरह की है, इनको 2-3 दफा जो है ना वो निकाला गया कि आपने इनको फलां जगह के ऊपर ब्लैकमेल करना है, तो उन्होंने किया, ठीक है, अपना फायदा लिया और उनको जो है ना उनके जरिए फायदा दिलवाया गया। यहाँ तक कि मुझे पता है कि बहुत बड़े जो है ना वो ऑफिसर्स आके उनमें पैसे बांट रहे थे। तो फिर क्या हुआ, फिर जो है ना वो हुकूमत चेंज होगी, इमरान खान साहब की आ गई, वहां पे भी जो 1-2 मसले थे चीजें मनवानी थी, उस वक्त इनको जो है ना फिर निकाल लिया गया कि अब आप आ जाए। अब थर्ड जो है ना अब आपके सामने 1 साल गुजर गया। मैं कहता हूँ कि पहले वाली जो है ना हुकूमतें लोग भूल चुके हैं, जितना इस हुकूमत में मामला खराब हो रहे हैं या चीज़ें जो है ना हो रही हैं जो बंदा एक्सपेक्ट भी नहीं कर रहा था।
कि ये चीजें होंगी, तो उसके बावजूद जो है ना वो नहीं निकले, क्योंकि उनको पता है कि पीछे से हमें आर्डर नहीं है। आर्डर आज उनको पीछे से आर्डर आ जाए ना, लेकिन ये कि वो जिन्होंने पीछे से आर्डर देना वो खुद इनके साथ मिले हुए हैं, हाँ, इस खुद हुकूमत भाई, के साथ। तो कुत्ती लिहाजा चौरा जो ना है ना, डाले ये कोई ये इनकलाबी नहीं, कोई भी बंदा अगर समझता है ना पाकिस्तान में कोई इनकलाबी है या कोई भी कोई जमात इनकलाबी है, तो नेवर, ये एक भूल है। क्योंकि जो अपने मुल्क के लिए, अपने मुल्क के लोगों के लिए इनकलाब नहीं ला सकते, वो किसी दूसरे के लिए क्या लाएंगे? तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो हमें ये चीज देखनी होगी ना कि आप मुल्क के लिए क्या कर रहे हैं। अगर आप मुल्क के लिए कोई बेहतर है तो फिर आप जो है ना वो आगे लोग भी समझेंगे कि भाई ये हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे, ठीक है। तो आप अपने मुल्क के लिए बात नहीं है, कुछ कर रहे हैं, सोचते हाँ। खुद का मुल्क का वो क्या सोचते हैं। बाकी वैसे जो है की बात करें तो वो बस ऐसा ही है यार, बुखला गया वैसे ही। हाँ, क्या वो बैठा होता है बस, तकाजा उसको बस। कोई ना कोई बहाना चाहिए, मतलब बात मिलनी चाहिए। इंग्लिश या इसके एक हमें जो है ना इन्होंने मोहताज बनाया हुआ है कि भाई ये अगर आप करते हैं तो आप बहुत बड़े जीनियस दिखाई देंगे, आप बहुत बड़े भाई आप उसकी मतलब के बात करनी है परफॉर्मेंस पर करें, कुछ और चीज क्रिकेट का कुछ बोलें उसको, ये काउंसिल है। दरअसल इनको कोई ना बहाना लबना चाहिए, कोई ना कोई। दरअसल शुएब अख्तर का उम्र का तकाजा है उसका, वो पागल हो चुका है, पता नहीं क्या है उसको। ऐसे ही मतलब कि हवा में बातें करता रहता है, उसको बंदा इधर कोई सीरियस नहीं लेता। कभी वो अपने रिकॉर्ड पर आ जाता है कि हिम्मत है तो तोड़ कर दिखाओ, हिम्मत है तो तोड़ कर दिखाओ। बस ऐसी बातें, मुझे नहीं लगता कि ऐसी तनकीद किसी पर करनी चाहिए। दरअसल ये अब बनी हुई है पार्टी बाजी। बाबर पार्टी बाजी बाबर तो नहीं शायद करता, लेकिन ये एक पार्टी बाजी एक साइड पर हो गई है। ये हो गया आमर वगैरह होगी, आमर भी इधर PSL खेल रहा है, एग्रेसिव ऐसे दिखाता है जैसे शहबाज शरीफ दिखाता है। तो भाई तू परफॉर्मेंस कर, एग्रेसिव क्या क्यों दिखाता है? तो इसलिए वो बेचारे अब बाबर आजम के पीछे पड़े हुए। अब देखो कहाँ वो जीतता है कि ये जीतते हैं। हाँ बिल्कुल, ये एक इनकी शुरू से आदत है, जो थोड़ा बहुत शायद फॉरेन या इंटरनेशनल लेवल के ऊपर ना इतना हो, लेकिन इधर हमारे इसके पीछे बहुत ना अंदर बहुत काम खराब है यार ये। लेकिन अब भाई उधर फिर यूक्रेन का मामला छिड़ा हुआ है। हाँ भाई, उसमें वो न्यूक्लियर बाइडेन भी आया सुना है, बाइडेन आया, गिरा भी है जहाज से ऐसे तरकीता है क्या था वो कहीं दफा भूला भी है, गिरता भी है, पता नहीं उसको क्या है यार, समझ नहीं लगती। उसके भी उम्र का ही तकाजा वो है। अमेरिका का शहबाज शरीफ। लेकिन देखा जाए ना अब ये रशिया और यूक्रेन ने जंग लड़नी है। अब इसमें नेटो अपनी फौज भेजती है ना, तो फिर एक यूक्रेन और रशिया की जंग नहीं होगी, फिर रशिया और नेटो की जंग होगी। फिर तो भाई इंटरनेशनल भी वही है, वो नहीं है अभी भाई। आज वो फौज भेजे ना अपनी, तो ये नेटो के साथ भाई जंग हो जाएगी, ये बहुत बड़ी बात हो जाएगी। इसलिए वो बस तो हथियार वगैरह दे रहे हैं, हथियार हर कोई देता है, आप भी हथियार दे रहे हैं। पाकिस्तान क्यों पीछे हटा हुआ है, ये भी देता है। नहीं, वो तो एक मार्केट होती है ना, जो एक मतलब के मुल्क बनाता है हथियार, वो तो वेट करता है कि कहीं जंग शुरू हो, हमारी दुकानदारी चले, तो वो हर मुल्क ही बेचता है भाई, रशिया नहीं बेचता। तो इसलिए अब मुझे नहीं लगता कि नेटो बीच में आएगा, नेटो कभी नहीं आएगा। बिल्कुल भाई, तो उम्मीद करते हैं कि भाई आपको वीडियो पसंद आएगी। अगर पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और कमेंट में अपनी राय का इज़हार जरूर कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।